ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। हमारे साथ अतिथि हैं राजीव गौबा साहब। किस तरह से इन्होंने यहां पर कामकाज देखे और खास तौर पर झारखंड में नौकरशाही जो कि हमेशा विवादों में रहा, मिस गवर्नेंस के लिए झारखंड जाना जाता रहा, लेकिन जब ये आए तो एक उम्मीद के साथ आए। इन्होंने जितने भी समय यहाँ पर काम किए चर्चा में रहे और खास बात ये कि झारखंड जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि कोई भी काम तरीके से नहीं होता, इन्होंने तरीके से काम करने की शुरुआत की, वो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि इस तरह जो राजीव गौबा साहब का जो झारखंड में इनका योगदान रहा है, मुख्य सचिव से पहले कहाँ कहाँ रहे, कैसे रहे, वो जानेंगे। मुख्य सचिव बनने से पहले झारखंड और बिहार, एकीकृत झारखंड बिहार में जो आपकी करियर की शुरुआत थी, वो कहाँ कहाँ से किया और कैसे किया? मेरी ट्रेनिंग हुई थी वैशाली ज़िले में जी। और उसके बाद मैं अनुमंडल पदाधिकारी रहा जामताड़ा में। उस वक्त सब डिवीज़न था वो जी। दुमका ज़िले का। फिर मैं कई ज़िलों में रहा। एसडीओ था मैं सासाराम में, उप विकास आयुक्त था संथाल परगना में, अविभाजित जिला परिषद थी उस समय, फिर पटना में, फिर मैं जिला पदाधिकारी रहा नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया में। जी। और उसके बाद मैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहा 1996 से 2005 तक। जी। फिर मैं झारखंड लौटा और मैं स्थानिक आयुक्त के रूप में रहा। और यहाँ आने के पहले मैं अपर सचिव था भारत सरकार में, गृह मंत्रालय में। जी। झारखंड और बिहार, चूंकि आपने एकीकृत बिहार को देखा था, जो वर्किंग कल्चर है, जो कार्यशैली है दोनों अलग अलग स्टेट की, झारखंड के बारे में हमेशा एक लोगों में धारणा बनता रहा कि यहाँ पर जो नौकरशाही है वो कहीं ना कहीं जो विकास के काम हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें जितनी जिम्मेदारी राजनीतिक अस्थिरता की थी, उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ के नौकरशाहों पर डाली गई। कितना आप सहमत हैं? और जो गवर्नेंस है उसको लेकर क्या आपके विचार हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जी। नौकरशाही के बारे में जो आपने कहा कि जो धारणा बनी हुई थी, जी। मुझे तो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। नौकरशाही तो हर प्रांत में एक ही जैसी है। और मैंने तो देखा हमारे जितने भी यहाँ विभागों के सचिव थे या जिलों में उपायुक्त हैं, सब ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। तो क्या मान के चलें कि ये लीडरशिप थी जिसकी वजह से आपने लोगों को एक तरह से जोड़ने का काम किया? चूँकि आपके जो कार्यकाल है उसके बारे में एक धारणा जरूर बनी है कि आपने यहाँ पर कार्यशैली बदलने की कोशिश की, आपको सफलताएं भी मिली। राज्य में विकास के जो दौर हैं वो लोग अब देख रहे हैं। सरकार भी पूर्णकालीन सरकार दिख रही है चूँकि मेजोरिटी की सरकार है, लेकिन कई ऐसी भी विकास की योजनाएं थी जो समय पर पूरा नहीं हो पाया, या निचले स्तर पर जब चीज़ों को आप लागू करते हैं तो ज़मीन पर चीज़ें नहीं उतर पाती। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? देखिए, प्रशासनिक तंत्र में जो सुधार है ना जी, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये लगातार हर राज्य में, केंद्र में भी इन चीज़ों पर विचार विमर्श होता रहता है कि कैसे हम लोग अपने डिलीवरी मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करें। तो ये सब मिलजुल करके इसके लिए कई प्रकार के कार्य करने होते हैं। जी। आपको पावर्स का, फंक्शंस का डिसेंट्रलाइजेशन, विभागों का पुनर्गठन, सूचना तकनीक का ज़्यादा उपयोग, जी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो ये सारी चीज़ें कोई ऐसा नहीं कि अचानक, ये तो लगातार चलने वाली चीज़ें हैं। जी। लेकिन होता ये सर कि जब 15-16 साल राज को बने हुआ और राज्य बहुत, जबकि आपके पास पोटेंशियली बहुत रिच हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास मैन पावर हैं, लेकिन बावजूद कि आपके लगातार प्रयास के बाद भी निचले स्तर पर, ज़मीन पर अभी भी चीज़ें ज़मीन पर नहीं दिखता। चूँकि हम ज़मीन पर जाते हैं, आपके भी अपने सूचना तंत्र होते हैं, आपने जब नज़दीक से देखने की कोशिश करें चीज़ों को, तो जो रिमोट एरियाज़ हैं, खासतौर पर अगर झारखंड की बात करें, नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर जो विकास की बात होती है, अगर वो ज़मीन पर उतरता तो चीज़ें दिखती, वो वहाँ पर उतर नहीं पाता। तो क्या इसके पीछे मेन पावर शॉर्टेज है, या आपकी सूचनाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, या लोगों में उस तरह का अभी माहौल नहीं है और अभी मेजोरिटी की ज़रूरत है? तो क्या कारण है? देखिए, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं सभी राज्यों, जी, है ना, फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन के, झारखंड में भी हैं, और वो कैपेसिटी को हमें विकसित करना होगा, ज़्यादा मैन पावर चाहिए। लेकिन जो इस प्रकार के ब्लैंकेट हम लोग कई बार स्टेटमेंट्स आते हैं कि ज़मीन पर नहीं उतर रहा, ये बात भी सही नहीं है। जी। सबसे दूरगामी क्षेत्रों में भी जाइए आप, मैं भी गया हूँ इस राज्य में, तो बहुत से विकास के कार्य हुए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो पहले से लगातार ये होता रहा है कि नागरिकों को जो मिलनी चाहिए सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, जो सामान्य प्रशासन से सुविधाएं मिलती हैं, या शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कल्याण विभाग के, छात्रवृत्ति की बात अगर ये करें, या जो स्टूडेंट्स को और कई तरह की बेनिफिट्स आजकल दिए जा रहे हैं, तो ये तो ऐसा नहीं है कि लोगों को मिल नहीं रहे हैं। हाँ, उसमें खामियां हैं। आवश्यकता इस बात की कि खामियों को सुधारने के लिए किस प्रकार के सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स किए जाएं, ये लगातार होता रहना चाहिए, ताकि हम उत्तरोत्तर इसमें और इम्प्रूव कर पाएँ चीज़ों को। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सलिज्म से आज जूझ रहा है, तो उसके पीछे कारण यही है कि कुछ अज्ञानताएं हैं, लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। जो एक जनरल लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है वो वहाँ लोग नहीं देखते हैं। इनसिक्योरिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं है। जब संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं, आपके पास कैपेसिटी है, फिर चीज़ें लोअर लेवल पर डिलीवरी क्यों नहीं हो पाती? नहीं, आपने जैसे वामपंथी उग्रवाद की बात की जी, तो वामपंथी उग्रवाद की समस्या भी, उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें कमी हो रही है उसमें जी। और ये जो प्रशासन के द्वारा ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे लोगों के बीच पहुंचने का जो काम है उसमें सुधार हुआ है और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव हुई है, उसी का परिणाम है ये। मुझे लगता है कि जो संभावनाएं झारखंड में है उसको, उसके अनुरूप विकास अवश्य होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे राजीव गौबा साहब से। जो जमीन पर विकास की बातें होती हैं, जो कल्याणकारी बातें होती हैं, उसे अगर थोड़ा इतर बात करें तो हाल के दिनों में झारखंड ने एक अलग पोजिशनिंग की है। खासतौर पर अगर हम सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें, इंडस्ट्रियल अगर इन्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे झारखंड की, झारखंड की गवर्नेंस की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाल के दिनों में जो रैंकिंग में सुधार हुआ, झारखंड जो कि बिल्कुल एक डेड सा प्लेस हो गया था संभावनाओं के बावजूद, एक संभावनाएं यहाँ पर जगी हैं। अब इसको इनकैश करना है। झारखंड में जो संभावनाएं हैं और जो लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, किस तरह से ये बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, बड़ा ये तो सकारात्मक बदलाव है जी। क्योंकि जो भी निवेशक हैं, छोटे बड़े सभी, वो ये चाहते हैं कि हम जहाँ भी व्यवसाय करने के लिए जाएं, उद्योग लगाएं या व्यवसाय करें, तो हमें परेशानियों को न झेलना पड़े, आसानी से हमारा काम हो जाए। वो वाणिज्यिक विभाग से संबंधित काम हो या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संबंधित काम हो। तो ये सब जो झारखंड में सरकार ने प्रक्रियाओं को, कानूनों को बदला और नए सिस्टम डेवलप किए, जी, उससे एक सकारात्मक इमेज बनी है। जी। क्या आने वाले समय में जो भी इंडस्ट्रियल हाउस आए यहाँ पर आएंगे, जो भी उद्यमी आएंगे, उनके लिए किस तरह का माहौल होगा? क्या इस तरह के जो रुकावटें थीं वो बहुत आसानी से दूर हो जाएगी? नहीं, ये तो दूर होनी चाहिए, जो कि जो बनाई गई है, इसमें एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई गई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उद्योग की अध्यक्षता में। तो उनको सरकार ने कानून बना करके जी, ये एम्पावर किया है कि इस प्रकार की सारी जो समस्याएं हैं वो अपने स्तर से उसका समाधान कर सकें। जी। तो नियमित रूप से अगर वे समीक्षा करेंगे और लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे तो निश्चित रूप से ये पहल जो है वो सफल सिद्ध होगी। बिल्कुल। इस पहल पे हमें याद आया कि हाल के दिनों में आपने गोड्डा, साहबगंज और संथाल का आपने दौरा किया, कई जगहों पर गए, अपने लोगों के कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं गेन करने की कोशिश की। क्योंकि एक मामला ज़मीन के दरों पर आया कि किसानों के साथ में कहीं ना कहीं सरकार जो है इनजस्टिस कर रही है ज़मीन के रेट को लेकर। तो आपने एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाया वहाँ पर। क्या आपको रिस्पांस मिले थे? चूँकि विवाद काफ़ी बड़ा था, तो ज़मीन एक बड़ी समस्या है। चूँकि झारखंड में ज़्यादातर जो ज़मीन है वो SPT या फिर जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, CNT के तहत कहीं ना कहीं एक अवरोध रहा है। तो ऐसे में किसानों के हित भी उनका रक्षा होता रहे और वहाँ पर जो उद्योगीकरण है उसको भी एक बल मिले। इस दिशा में जो आपने दौरा किया, क्या अनुभव रहे आपके? नहीं, दौरा करने से तो निश्चित रूप से जानकारी और ज़्यादा जानकारियाँ मिली, लेकिन ये ज़मीन के बारे में भी कुछ
गलत धारणा झारखंड के बारे में बनी हुई है, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि भूमि अधिग्रहण का जो कानून है जी, वो तो पूरे देश में एक जैसा है। सही है। उसमें झारखंड में और दूसरे राज्यों में कोई अलग नहीं है स्थिति, और लैंड एक्विजिशन होता रहा है यहाँ भी। जी, मामला सिर्फ ये है कि लैंड एक्विजिशन के तहत उचित मुआवजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए, और सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किया है। निरंतर ये प्रयास होता रहता है, अलग अलग समय पर कमेटियां बनती रही हैं ताकि जहाँ तक संभव हो वो बिल्कुल सही दर निर्धारित हो सके। जी, लेकिन निजी भूमि के अलावा सरकारी भूमि भी तरह तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स दी जाती है, वो दी जाती रही है, वो भी झारखंड में उसी प्रकार से दी जाती है जैसे अन्य राज्यों में। केवल निजी भूमि जी, को बेचने पर प्रतिबंध है जी, यहाँ के टेनेंसी लॉज के तहत, जिसका कि एक लॉजिक है। जी। उसके अलावा तो कोई अड़चन है नहीं। जो विवाद हो रहे हैं, उस विवाद को आप कितना पॉलिटिकल मानते हैं या फिर मिस गवर्नेंस मानते हैं, या लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मानते? देखिए, विवाद पूरे देश में जब भी कई जगह पर प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो भूमि के अधिग्रहण को लेकर के विवाद होते हैं। जी, आवश्यकता इस बात की है कि संवेदनशीलता के साथ लोगों की भावनाओं का अध्ययन करके और यथासंभव उसका उनके अपेक्षाओं के अनुरूप समाधान किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जमीन एक बहुत बड़ी समस्या होगी, चाहे वो एसपीटी हो चाहे सीएनटी हो। इसको लेकर अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, सरकार ने भी अपने कोई स्टैंड अब तक क्लियर नहीं किया है। इसकी वजह से क्या जो गवर्नेंस है यहाँ पर, क्योंकि आप सबसे ऊपर के जगह पे बैठे हैं, आप चीज़ों को देख रहे होंगे, क्या एक ये बड़ा अवरोध है किसी भी राज्य के विकास के लिए? नहीं, मैंने तो भी आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अवरोध है नहीं, ये धारणा बनी हुई है। क्योंकि भूमि अधिग्रहण जी, का जो कानून है वो पूरे देश में एक समान लागू है, और संथाल परगना भी लागू है, और सभी सरकारें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड के लिए, रेल के लिए, उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण पूर्व में भी करती रही हैं। अभी भी भूमि अधिग्रहण के कार्य चल रहे हैं, कई जिलों में चल रहे हैं। फिर इतना विवाद क्यों? विवाद तो अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता विवाद क्यों है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे रोड और रेल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जी, पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कई जगह पर भूमि का अधिग्रहण हुआ है, कई जगह पर लोगों ने स्वयं जमीन खरीदी है उद्योग लगाने के लिए। तो सीएनटी और एसपीटी में जो प्रावधान है वो निजी भूमि को इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पर उसमें रोक है जी। और वो तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है कानून। एक और भी केस आया कि कुछ निजी कंपनियां यहाँ पर पावर प्लांट लगाई, बड़े एडवांस स्टेज में जाने के बाद उनके काम शुरू नहीं हो पाए। उसमें कई कंपनियां हैं, कुछ जो ऑक्शंस के नियम बदले वो, कुछ राज्य के जो आपसी जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी एमयू के तहत, अब उसमें कुछ गतिरोध है। लेकिन जिस तरह से चीज़ों को सामने आना चाहिए वो सामने नहीं आ पाए। लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हाउस के जो अपने इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट एटीट्यूड में है, या फिर सरकार की तरफ से जो उन्हें एक सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो कुल मिलाकर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं गया लोगों को। पुरानी बातों का मुझे पता नहीं है और मैं उस पर कहना भी नहीं चाहता, लेकिन अभी आपने देखा हाल के दिनों में एनटीपीसी के साथ राज्य सरकार ने एक संयुक्त उपक्रम बनाया है और 4000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट पतरातू में जी लगाने की दिशा में प्रारंभिक तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। वो जॉइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, उसके लिए भूमि इत्यादि की व्यवस्था भी कर ली गई है। और इसके अलावा भी कई जो एक एनटीपीसी का पावर प्लांट हजारीबाग में जी, वो 2017 तक वो तो खैर एडवांस चालू हो जाएगा। जी, और तेनूघाट में भी अब सरकार ने सहमति दे दी है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है एक्सपेंशन के लिए। तो अगर जितने प्रोजेक्ट्स डिफरेंट स्टेजेस पर हैं उसको अगर आप देखें जी, तो जो संभावना झारखंड में पावर जनरेशन की है वो मुझे लगता है मूर्त रूप लेगी आने वाले 3-4 सालों में। बिल्कुल। लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर हम झारखंड की बात करें तो खास तौर पर अगर रांची की बात करें, राजधानी की बात करें, शहर कई कारणों से आज भी स्ट्रगल कर रही है। चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे यातायात की बात हो,
अस्पताल की बात हो या फिर भीड़ की बात हो, आप बहुत करीब से और हर दिन यहाँ के सड़कों से गुजरते हैं। जाम, गाड़ियों की बड़ी संख्या, बेतरतीब शहर। जबकि अगर दूसरे राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़, अगर उसके स्टेट कैपिटल की बात करें, रायपुर, काफ़ी विकास किया। रांची में क्या पोटेंशियल नहीं है? रांची में क्या संभावनाएं नहीं दिखती हैं? हर शहर की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, तो वहाँ बहुत व्यापक पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण करके पूरी नई राजधानी और कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। तो रांची में भी आपने देखा होगा कि यहाँ जो नगर विकास विभाग है और नगर निगम है, उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं पिछले दिनों। सड़कों का भी काफ़ी बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन का काम लिया गया है, कई काम उसमें से पूरे भी हो गए हैं। सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ था, उस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है नगर निगम के द्वारा, और उसके तहत वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लगेगा, डोर टू डोर कलेक्शन। फिर नगर विकास विभाग के द्वारा पूरे राज्य के लिए सब जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जी, यूज़र फी लगाने का वेस्ट कलेक्शन के लिए रूल्स बनाए गए हैं। तो यहाँ भी कई जो है वो इनिशिएटिव्स लिए गए रांची में। बिल्कुल। लेकिन अगर रांची शहर की बात करें, राजधानी बनने से पहले पूरे शहर को आप अगर इसकी शुरुआत करें तो आपको बिल्कुल एक एल साइज़ में ये शहर मिलेगा। कि अगर हम राजेंद्र चौक से शुरुआत करते हैं, फिरालल होते हुए रातू रोड, पिस्का मोड़ में जाके ये खत्म हो जाता है शहर। इसके बाद अगर हम बाज़ार की बात करें तो ये बाज़ार बाहर कहीं पर बसता नज़र नहीं आ रहा है, जबकि आपके पास अलग अलग लोकेशंस हैं। लेकिन सरकार में ही बार बार ये चर्चाएं होती रहीं कि शहर इधर बसेगा, शहर इस दिशा में चले जाएगी। तो कई तरह के कॉन्सेप्ट्स आए, लेकिन कहीं पर भी मूर्त रूप नहीं दिया उसका। हाल के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने बार बार टिप्पणी की कि भाई जो आपके जाम की स्थिति होती है हर दिन शहर में, आप इस पर निजात पाइए, कुछ फ्लाईओवर्स बनाए जाएं। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ठोस जवाब नहीं आया। तो क्या इतना रिस्ट्रेन, इतनी मजबूरी है? फ्लाईओवर्स बनाने के लिए आपने सही कहा, उसके लिए कई आदेश भी आए हैं, लेकिन फ्लाईओवर बनाने के लिए मेकॉन को काम दिया है नगर निगम ने, नगर विकास विभाग ने, और उन्होंने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह पूरी भी कर ली है। हाल में इसमें समीक्षा भी इसकी कैबिनेट ने की थी जी। तो फ्लाईओवर पर तो काम शीघ्र ही प्रारंभ होगा, अगले कुछ महीनों में काम शुरू हो जाएगा उसमें। लेकिन छोटे शहरों में जहाँ पर कि आपके पास ज़मीन कम हो, सड़कों की जो चौड़ाई है अब उसे बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं किया जा सके, तो आपके पास मजबूरी ये है कि आपको शहर को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। आप किधर करते हैं, एक तरफ करते हैं या फिर चारों तरफ करते हैं, ये तो विवेक पर निर्भर करेगा और उसके अलग का जो आप स्टडीज़ करेंगे, जो फैसिलिटी होगी उस पर करेंगे काम। लेकिन अगर आप देखें तो गाड़ियों का अंधाधुंध निकलना, अलग अलग शोरूम से गाड़ियों का निकलना जारी है, सड़कें चौड़ी नहीं हो रही हैं, अब उसी सड़क पर तमाम गाड़ियों को चलना है। ये बड़ा एक अजीब सी स्थिति है। और आने वाले समय में अगर आप 5 किलोमीटर की दूरी जो आप भी हाल के दिनों में आप 20 मिनट में तय करते हैं, आने वाले समय में घंटों लग जाएंगे लोगों को। देखिए, डीकंजेस्ट करने के लिए एक तो जितना भी संभव है वो सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर्स का निर्माण, और उसके अलावा जो मास ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं उनको डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादातर लोग जो है वो निजी वाहनों का उपयोग ना करें। यही सभी जगह हो भी रहा है। तो यहाँ भी जो है वो महानगरीय बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता है, उसके लिए नगर विकास विभाग कर रहा है, प्रयास कर रहा है जी। मोनो रेल और मेट्रो की फिजिबिलिटी स्टडी भी कराई जा रही है। तो ये सारी योजनाओं को लेकिन पूरा करने में समय लगेगा। नहीं, बिल्कुल समय लगेगा। लेकिन सर अगर रांची की बात करें, आपने बहुत पहले ही कभी कहा कि हर शहर का अपना एक चरित्र होता है। रांची की बात करें तो रांची में जो लोग पहले राजधानी से पहले रांची को देख, भीड़ बढ़ी है, कुछ बिल्डिंग्स भी बने हैं जो कि बिल्डर्स काम करते हैं, लेकिन सरकारी अगर आप इंस्टॉलेशन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, उस दिशा में बहुत मजबूती से काम नहीं आगे बढ़ा। हाँ, सरकारी जहाँ तक इंस्टॉलेशन का सवाल है तो आप तो जानते हैं कि हाँ ये कई विकल्प तलाशे जा रहे थे जी, लेकिन अब तो उसका निर्णय लिया जा चुका है और उच्च न्यायालय के बनने का काम प्रारंभ हो गया है जी। विधानसभा के बनने का काम भी प्रारंभ हो गया है, और जो नया सचिवालय और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा, इसके अलावा कई इंस्टीट्यूशंस जी, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, IIM, IIIT, इन सब को जो HEC का कॉम्प्लेक्स है जहाँ सरकार ने ज़मीन ली थी करीब 2,500 एकड़ जी, आवंटित कर दी गई है। तो वो तो पूरा का पूरा एक कोर कैपिटल वहाँ डेवलप होने का ग्राउंड वर्क भी हो गया है और उसका काम शुरू हो गया। आपने कोर कैपिटल की बात की, इसी से जुड़ा है आपका सिटी, स्मार्ट सिटी की बात।
रांची शहर जो पहले दौड़ में शामिल था और ये कहा जा रहा था कि राजधानी है और काफ़ी खूबसूरत शहर है, अगर आप मौसम के लिहाज से देखें, रहने के लिहाज से देखें, साफ़ सफाई भी काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी के रेस से ये बाहर हो गए, बड़ा दुखद है। अब देखिए, उसमें सीमित संख्या में पहले चरण में शहरों का चयन हुआ था जी। तो उसमें अगर किसी शहर का नहीं चयन हुआ तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उसकी सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जी। वो अगले चरण में उसमें सेलेक्ट हो सकता है। और स्मार्ट सिटी में जिन चीज़ों को करना है वो कोई भी राज्य अगर नहीं भी वो सेलेक्ट होता है स्कीम में तब भी कर सकता है। जी। तो इसलिए इसकी तो पूरी संभावना अभी बनी हुई है। एक बार फिर से रांची शहर रेस में, अगर रांची शहर की बात करें, आप नज़दीक से देख रहे हैं, अभी चूँकि आप मुख्य सचिव हैं, बाद में आप केंद्र में जाएंगे, लेकिन ये शहर तभी स्मार्ट सिटी बनेगा जब ये आहर्ताएँ पूरी करेंगी। यहाँ पर अगर आहर्ता के लिहाज से देखें, संभव इस शहर में क्या क्या संभावनाएं हैं और कहाँ लगता है कि शहर को आगे ले जाना चाहिए? नहीं, संभावनाएं तो देखिए, स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट था उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बड़ा इम्पोर्टेंट उसमें स्थान था उसका जी। और लोगों से ही राय ली गई थी कि आप क्या समझते हैं कि संभावनाएं आपके शहर में हैं। जी। और उसमें मुझे उस समय याद है, जो यहाँ नगर निगम के प्रशासक ने प्रेजेंटेशन दिया था और बताया था, जो पब्लिक के साथ कंसल्टेशन हुआ था, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जी। तो उन सब ने एक मत से कहा था कि यहाँ आईटी, एजुकेशन, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विकास काफ़ी हो सकता है और उनको ध्यान में रखते हुए पूरा जो प्रोजेक्ट है बनाया गया था और राज्य सरकार ने उसके लिए अलग से ज़मीन की व्यवस्था की। तो इन्हीं संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की गई। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे राजीव गौबा साहब से। इन्होंने पूरे सूबे में एक गवर्नेंस का नया मॉडल देने की कोशिश की। हालांकि इनका जो समय है वो काफ़ी कम रहा है यहाँ पर। अब ये केंद्र में जाएंगे, नई संभावनाएं तलाशेंगे, पूरे देश के लिए काम करेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए सदस्य से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।